नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हम जो है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का आज जो है लेक्चर नंबर 49 वाला लेंगे। और इस 49 लेक्चर में हम लोग जो शुरू शुरू में सबसे पहले शुरुआत किए थे, सबसे पहला क्लास वो था वास्तविक संख्या 59 लाए थे। उसमें सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में बताए थे, लेकिन प्रश्नावली से एक भी सवाल नहीं बताए थे, बोले थे सबसे लास्ट में बताएंगे। यानी शुरू वाला पहला चैप्टर शुरू और लास्ट यही रहेगा, ठीक है। अब बीच में चलता रहा सफर, काफी मजा आया पढ़ाएं। अब ये आखिरी दौर है, आज का आखिरी क्लास होगा, या तो इसके बाद एक और क्लास लाएंगे। अगर एक ही क्लास में एडजस्ट हो जाएगा तो आखिरी क्लास होगा, और जरूरत पड़ेगी तो एक क्लास और लाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय पहला है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। और ये भाग 2 है। अगर उसको भाग 1 मानते हैं तो ये भाग क्या है, 2 है। और ये प्रश्नावली 1.1 इसमें हम देखेंगे। ये लेक्चर 49/50 होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में जो उस दिन हम बताए थे पहले क्लास में, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। हम आपको बताए थे कि संख्या पद्धति क्या होता है। ऐसा संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं किसी एक निश्चित क्रम में लिखी रहे, व्यवस्थित की रहे, वो संख्या पद्धति कहलाता है। फिर हम आपको बताए थे जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं 2 भागों में बांटी गई हैं। पहला कौन सा था, वास्तविक संख्या। दूसरा कौन सा था, काल्पनिक संख्या। फिर हम आपको बताए थे काल्पनिक संख्याओं का कोई भाग नहीं है, क्योंकि उसका अध्ययन ही नहीं करना, वो काल्पनिक है। फिर वास्तविक संख्या के कई भाग बताए थे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी संख्याओं के बारे में बताया था। तो पहला ही क्लास आप देख सकते हैं, वन शॉट करके लिखा होगा, ठीक है। तो वो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। फिर हम आगे का बताते हैं इस क्लास में। अब देखिए जो है प्रश्नावली 1.1 में हम एक पहले प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय 1.1 अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय इसका नाम है। अब ये प्रमेय क्या है, अगर इस प्रमेय को हम पढ़ लेते हैं तो इसी के आधार पे ये सारे के सारे प्रश्न लगाए जाएंगे, ठीक है। तो अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय देखिए कुछ नहीं है, बल्कि ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। पहले आपको बता दें भाज्य संख्या क्या होती है। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये सभी किसी अन्य संख्या से कट रही है ना, तो ये भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे हो गया 2 हो गया किसी से कटने वाला, एक और स्वयं के अलावा नहीं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 9 नहीं होगा। 9 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 एक 3 के अलावा, एक और 9 के अलावा 3 से भी कट जाता है, तो इसलिए 9 क्या है, भाज्य संख्या है ना। तो ये उसी भाज्य और अभाज्य पे प्रमेय है। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 101% सही है, 1% बेसी कहाँ से आ जा रहा है। और इतना नहीं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनका जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर गुणनखंड जानते हैं, अभी बताएंगे। गुणनखंड करेंगे तो वो अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे जा सकते हैं, और क्रम से चेंज नहीं। जैसे 6 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, बात एक है, क्रम से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, कोई भी हम भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं 24। 24 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, और उसके बाद 12 दूना 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3। जैसे देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। अब इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 पे 1 2 3, 2 पे पावर 3 और गुणे 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब अगर मान लेते हैं हम आपको ऐसे लिख दें 3 पे पावर 1 और गुणे 2 पे पावर 3, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तभी तो वही होगा। या तो इसी को 24 को हम लिख दें 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 12 दूना 24, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो वही कह रहा है कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी कि अद्वितीय का मतलब है कुछ भी बदलाव नहीं होगा, क्रम आए बदले या कुछ ना हो, ठीक। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, गुणनखंड के रूप में। जैसे देखिए ये 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं,
है ना। तो इनके रूप में लिख दिया गया। जैसे मान लेते हैं एक हम ले लेते हैं 60, 60 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। अब ये देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, अभाज्य के रूप में लिखा गया 7। ये क्या था, ये भाज्य था, क्या था, भाज्य। बाकी ये सब क्या है, अभाज्य है। ये सभी के सभी क्या है भैया, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। तो इन अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा गया। अकल को जो है 60 को ऐसे लिखा रहे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या इस गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 3 5 15 दूना 30 दूना 60, तब वो तो 60 है होगा। तो यही है आधारभूत प्रमेय, प्रमेय 1.1। इसी के आधार पे हम ये सारा का सारा सवाल लगाएंगे। पहला वाला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको हम व्यक्त करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे आप। 140, ठीक। अगर मान लेते हैं 140 को व्यक्त करना है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। ये तो आता होगा 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब किससे कटेगा, 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5। तो इसका जो गुणनखंड हो गया वो हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 और 5 गुणे 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 पे पावर 2। बस हो गया इसका आंसर। यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। उसी में लिखना था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए 156 वाला है, ये 156, इसको कैसे लिखेंगे, इसका भी एलसीएम ले लीजिए। 156 को 2 से काट दीजिए, ठीक है। 2 साते 14, 2 आठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, फिर 2 तिया 6, 2 नवा 18, है ना। फिर कितना बचा, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से काट दीजिए, 13 तिया 39, 13 एकम 13, ठीक है। समझ में आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी को 156 को और क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 अगुणे 3 पे पावर 1 अगुणे 13 पे पावर 1। बस अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया। इसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, क्या लिखा है, 38 25। अब गुणनखंड आप कर लीजिए। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, चेक करेंगे हम कि ये जो हमारा संख्या है ये 3 से कटेगा कि नहीं। अगर मान लेते हैं लास्ट में सम संख्या आता है तभी 2 से कटता है, तो लास्ट में विषम है तो ये 2 से कटना नहीं है। 3 से चेक किया जाए, अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या कटेगी। जैसे 3 दो 5, 5 10 8 18, 18 3 से कट जाता है ना, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, कट गया। अभी भी 3 से कटेगा। देखिए 2 1 3 और 7 5 12, 12 3 15, 15 3 से कटा है तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 4 2 6 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा तब, 5 से। 5 8 40, अब बचा कितना, 2, 2 बचा, अब 25 हो गया, 5 5 25। अब फिर 5 से, 17 5 85, अब फिर 17 से, 17 एकम 17, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया मित्रों, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 और 17, ठीक है, पे पावर 1। ये उसका हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब ये कितना है, 5005, यहाँ लिखते हैं 5005, उधर जगह नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करिए 5005 को, ठीक है। देखिए क्या आता है, ऐसे लिखिए। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे लिखिए। तो क्या करेंगे, 5 से आप देखेंगे कट जाएगा, 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 एकम 5 0, फिर 5 एकम 5। फिर आप देखिए ये कटेगा, 1 1 2, ये 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 7 से देख लिया जाए, 7 एकम 7 बचा 3, और उसके बाद फिर
चलिए देखिए, आपको बता दें ये जो है 7, 11, 13 का एक फैक्टर होता है। अभी देखिए 7, 11, 13 का आप याद कर लीजिए। अगर 1001 कहीं देखेंगे तो ये 7, 11, 13 का ये फैक्टर होता है। ठीक है, अभी देखिए क्या आएगा। देखिए 7 एकम 7, 3 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 आया ना। अब इसके बाद देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना बचा 3, 33 हो गया, 11 3 33, फिर ये क्या हो गया 13, बताया ना। ये आप याद कर लीजिए, जब हम कंपटीशन में पढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को रटा देते हैं कि अगर कहीं भी 1001 लिखा रहे तो 7, 11, 13 का फैक्टर होता है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। देखिएगा 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। ये देखो 7, 11, 13 ये क्रमागत तीनों है और अभाज्य संख्याएं तीनों हैं। ठीक है, 7 के बाद 9 नहीं है क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट डाटा है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए ये क्या है, इसको हम लिखेंगे, क्या करेंगे इसको, लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब ये 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होगा। 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, 11 पे पावर 1, 13 पे पावर 1, बस यही हो गया इसका। अभी एक सवाल और बचा था तो हम उसको मिटा दिए थे, जगह नहीं था, उसको लिख के फिर बताते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, नीचे का मिटाते हैं, हाई मिटाते हैं, बाकी जो बताना है उसको बता देते हैं। चलिए, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5वां बचा था उसको करते हैं, फिर ये दूसरे का सारा क्वेश्चन करते हैं, बाकी जितना हमने बता दिया था उसको मिटा दिए। तो इसमें क्या है 74, 29 क्या करना है, 74, 29 को हमको सॉल्व करना है। तो लिखिए 74, 29। अब देखिए भैया ये कटेगा किससे। सबसे पहले देखिए 2 से कब कटता है, जब लास्ट में सम या विषम सम संख्या हो तो सम नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कब कटेगा, अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। तो 7 4 11, 9 2 11, 11 दूना 22, 22 3 से कटेगा नहीं। जब 3 से और 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। बचा क्या, 5 बचा और 7 बचा। 10 तक में 5 बचा और 7 बचा। जब लास्ट में 0 रहता है और 5 रहता है तभी 5 से कटता है, तो यानी 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लिया जाए, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 से भी नहीं कटेगा। अब 10 तक किसी से नहीं कटेगा। 11 से देख लिया जाए, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 4 4 8, 82 बचा, 11 7 77, 3 2 5, 59 हो गया, 11 5 55, 11 से भी नहीं कटा। 13 से देख लिया जाए, 13 चौका 52, 13 5 65, 13 5 65, 5 4 9, 9 बचा, 92 हो गया, 13 7 91, 1 बचा, 19 हो गया। 13 से भी नहीं कटा। ठीक है, किससे कटेगा जी जब 13 से भी नहीं कटा। 17 से देखा जाए, 17 3 51, 17 चौका 68, 2 और 4 6, 62 हो गया। 17 3 51, 51 हो गया और इसके बाद फिर 11 बचा, 119, 17 छक्का 102, 17 7 119, बहुत बढ़िया। 17 से जाके कटा, चेक करते करते किससे कटा, 17 से। 17 तिया 51, 17 चौका 68, किससे कटा भैया, 17 चौका 68, 2 उसमें बचा, 4 2 4 6 हो गया 62, 17 तिया 51, कितना बचा, 11 बच गया। एक 9 ले लेंगे, 119, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 से कट गया। और इसके बाद अब देखा जाए 17 से कटेगा ये, अब 17 से नहीं कटेगा, फिर किससे देख लिया जाए, 17 के बाद 19 से। 19 से देखा जाए, है ना, 19 से देखिए कटता है कि नहीं। 19 दूना 38, 2 5, 5 बचा, 19 दूना 38, 19 3 57, हाँ कट तो जाएगा। 19 दूना 38, 5 बचा, 57 हो गया, 19 दूना 38, 19 3 57। अब किससे कटेगा ये, 23 से। अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं, ये लगातार ये भी तीनों जो है अभाज्य संख्या है। 17 19 23 ये लगातार तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, बड़ा बढ़िया बढ़िया सेट करके दिया है, आप काटते रह जाइए। 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 पे पावर 1, 19 पे पावर 1, 23 पे पावर 1, इसका गुणनखंड यही हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा, 4 क्वेश्चन के बराबर। चलिए अब देखते हैं। अब याद करके थोड़ी ना हम आपको बता रहे हैं कि यही यही होता है, वो तो आपकी तरह जो है जैसे फील करके आप लगाएंगे वैसे हम भी लगा रहे हैं।
लिखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी सबसे एचसीएफ का मतलब होता है लघु, वो क्या नाम है, महत्तम समापवर्त, और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, यानी लसा में ज्ञात करना है। बहुत आप लोग ज्ञात किए होंगे। फिर जब ज्ञात हो जाएगा तो ये फार्मूले पे जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है और ये बराबर होता है लसा गुणे मैसा, इस फार्मूले पे रख के हमको सिद्ध करने रहेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 26, 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13, है ना। और 91, 91 को लिख सकते हैं 13 7 91, 7 गुणे 13। ठीक है, तो इसका जो होता है लसा होता है लसा। ठीक है, किसका 26 और किसका 91 का कितना हो जाएगा। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख देते हैं 13, और जो कॉमन बचता है उसको भी एक बार लिख देते हैं 2 गुणे 7। तो कितना हो जाएगा भैया, 7 दूना 14, और 14 और 13 कितना हो जाएगा, 14 दाइया 140, और देखिए 14 3 42 के 2, और 14 कम 14, और 14 4 18, कितना हो गया 14 4 18। तो इसका लैसा आ गया 182, और मैसा क्या आएगा, मैसा आपका आ जाएगा किसका, 26 का और 91 का। ठीक है, 26 और 91 का मैसा आ जाएगा, जो कॉमन रहता है वही मैसा हो जाता है, तो 13 मैसा हो जाएगा। ठीक, ये लैसा हो गया और ये मैसा हो गया। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे लैसा गुणे मैसा, है ना। यहाँ लिखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, लैसा गुणे मैसा, क्या लिखा है, लैसा गुणे मैसा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल वही हुआ ना। तो देखिए लैसा कितना पाए हैं आप, 182, और उसके बाद फिर मैसा कितना है 13, फिर पहली संख्या कितनी है 26, और दूसरी संख्या कितनी है 91। अगर आप गुणा कराएंगे दोनों बराबर आना चाहिए, 13 दूना 26, और उसके बाद फिर 13 26 हो गया, 2 बचा, और 13 और 6 का 78, 13 7 91, 13 बटे 104, और 104 2 कितना हो गया 6, फिर कितना बचा 10, 13 कम 13 10 23। और जब आप 26 का 91 में गुणा कराएंगे 2366 आएगा, गुणा करके देखिएगा। ठीक है, 2366 ही आएगा जब सही किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, अतः सत्यता की जांच हुई, अतः सत्यता की जांच हुई। ठीक, पहले लैसा और मैसा निकाल लेंगे, उसके बाद सत्यता का जांच करेंगे। अब देखिए, आप सोच रहे हैं हाई कैसे डायरेक्ट लिख दिए, अभी छोटा था लिखा गया, बड़ा रहता तो क्या करते, एलसीएम वो इस फैक्टर विधि से करते हैं, इस विधि से। ठीक है, अब अगला है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम यहाँ करते हैं 510 और क्या है 92, 510 और 92 है, इसको करते हैं। देखिए 510 का फैक्टर अगर आप करना चाहेंगे तो यहीं कर लीजिए 510 का, तो 10 का तो पहले हो गया 51 गुणे 10। ठीक है, 17 3 51, 2 5 10, मिल गया हमको फैक्टर। अब आप खोजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यही फैक्टर आएगा। ठीक है, इसका 510 का 17 3 51 और 2 5 10, हाँ यही फैक्टर आना है। अब आप क्या करेंगे, इसको खोजेंगे कैसे आएगा, तो खोजने के लिए क्या करना है, इसे एलसीएम लेना है। ठीक है, अब ये 92 का देख लिया जाए, 92 2 से कटेगा, और किससे किससे 92 9 2 11। अब यहाँ से 2 चौका 8, कितना बचा, एक बचा, 2 6 12, 46 दूना 92, और ये 4 से कट जाएगा क्या, 23 दूना 46, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 दूना 4, 23 चौका 92 होता है। एचसीएफ मैथ है इसका 510 का और 92 का।
कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक ही बार कॉमन है। और जो लसा होगा वो कितना हो जाएगा भैया, किसका, 510 का और 92 का, कितना हो जाएगा। देखिए जो कॉमन रहता है उसको एक बार, जो कॉमन नहीं रहता उसको एक बार और। 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, लिख लिए। और इसके बाद फिर ये कितना बचा, 2 बचा, और कितना बचा, 23 बचा। अब यहाँ से अगर आप 2 3 5 17 23 लिखोगे तो कितना बचेगा, 510 और 23 दूनी 46 हो जाएगा। और आप गुणा करा लीजिए, क्या करा लीजिए, गुणा करा लीजिए। गुणा करके बताइए कितना हो जाएगा। चलिए अब नहीं कराएंगे, हम ही बता देते हैं। 46 का 510 में गुणा करेंगे, 6 जीरो हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 0 6 4, और ये हो गया 3, ये हो गया 2, 23 4, ये हो गया 23,460। कितना आएगा, 23,460 आएगा। समझ में आया, बिल्कुल आया। क्या निकला, ये लेस है, और में से क्या निकला है 2। ठीक है, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता का जब जांच करेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे लसे गुणे मैसे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लिखेंगे ना। लसा कितना है 23,460, और गुणे कितना है, मैसा कितना है 2। पहली संख्या कितना भैया 510, और दूसरी संख्या है 92। अब देखिए यहाँ से जब आप गुणा कराएंगे, 0 और 2 छंग 12, 2 चौक 8 एक 9, और उसके बाद 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो ये जब इसका गुणा कराएंगे ये भी आ जाएगा 46, 92, 0। ठीक है, दोनों क्या हो गए, LHS बराबर RHS। ठीक है, लिखेंगे आता है सत्यता की, सत्यता की जांच हुई। सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। ठीक है, चलिए माइक चल रहा है। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेते हैं। किसका लेस है, 336 का गुणनखंड करेंगे। 336 है ना, 336 को लिख सकते हैं, ऐसे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, 6 5 30, बचा कितना 3, 36 हो गया, 6 चौक 36, और यहाँ से ये हो जाएगा 4 से काटा जाए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, और ये कितना हो गया, ये हो गया 8 7 56, सीधे सीधे 8 से काट दीजिए 7 बार में, और 7 से काट दीजिए, ठीक है, एक बार में। तो इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6, और 8 को लिखिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और एक 2 इसमें है, और एक 3 बचा, एक 7 बचा। यही भैया इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो यही आएगा। हम 6 से 8 से 7 से किए जान रहे हैं बेईमानी है, लेकिन हम मेरे पास उतना दिमाग है, हमको करना है, अगर मेन हमारा मकसद है ये लिखना है, तो हम काहे जाए दूर दूर से काटने 1 घंटा तक। ठीक है, तो अब अगला क्या है, 54 है। 54 को लिख सकते हैं 9 6 54, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27, और उसके बाद 27 दूना 54। तो ये हो सकता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूना 54। अब देखिए है ही घेरा गया, और उसके बाद है घेरा गया। बाकी 3 नीचे है, ऊपर नहीं है, 2 ऊपर है, नीचे नहीं है। तो आपका मैसा क्या हो जाता है, जो जो कॉमन हुआ है। मैसा क्या होता है, जो जो कॉमन हुआ है। जैसे 336 और 54 में क्या क्या कॉमन हुआ है, 2 गुणे 3 यानी कि 6। मैसा क्या हो गया 6, और लैसा क्या हो जाएगा, कॉमन को एक बार लिखेंगे, और जो बचेगा उसको भी लिख देंगे 336, और ये हो जाएगा 54। तो यहाँ से कॉमन क्या है, 2 गुणे 3 है, और बाकी 1 2 3 ये है 8, और ये गुणे कितना है 7, और नीचे देखेंगे 3 त्रिका 9 बचा है। ठीक है, अगर ये सबका गुणा कराएंगे तब जाके हमारा आएगा लेस है। 2 तिया 6, 6 अठे 48, 6 अठे कितना हो गया 48, और 9 7 हो गया 63। 48 और 63 का आप गुणा कराएंगे, जितना आएगा वो उतना क्या हो जाएगा, ऐसा लिखिए 48 और 63, 3 अठे 24, 3 चौका 3 अठे 24, 3 चौका 12, 2 14,
छः अठे 48, 6 चौक 24, 24 4 28, ठीक है। ये 4 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 1 9, 9 1 10 हो गया, 2 1 3 हो गया। ये आ जाएगा भैया 30 24, क्या आ जाएगा 30 24 लेस है। अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच, वो आप करेंगे। कौन करेगा? सत्यता की जांच आप करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। सत्यता की जांच, ठीक है। आप कर लेंगे कैसे? लैसे गुणे में से बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आगे की कहानी हम बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है आगे। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें 3 सवाल हैं, तीनों को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी जो हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया था वो भी गुणनखंड विधि से ही था, इसीलिए हम सोचे कि आगे वाले सवाल में दिक्कत ना हो, तभी जो है इससे पहले वाले में भी कर दिए थे और इसमें भी हम उसी विधि से करेंगे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। आप लोग को बदला बदला ड्रेस दिख रहा होगा, कल यहाँ सफ़ेद आज ब्लैक, कैसे? क्योंकि जो है यही एक ही वीडियो हम 2 दिन में बना रहे हैं, कल कुछ काम पड़ गया था, आज शूट कर दे रहे हैं, दोनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 12 का फैक्टर कितना होगा भैया? 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 तिया 12। फिर 15 का फैक्टर कितना होगा? 2 गुणे 2 से नहीं कटना है, 3 गुणे 5, 3 5 15। फिर हो गया 21, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7 लसा। पहले मैं से लिखा जाए, ठीक है, म स, ठीक। तो किसका किसका निकालना है? 12 कामा 15 कामा 21। तो मैं से कैसे निकलता है? जो दोनों में कॉमन रहे। 3 है तो तीनों में कॉमन रहे, 4 है तो चारों में कॉमन रहे। देखिए 3 3 3, तो सब में कॉमन है ना, तो इसका मैसा क्या हो गया? 3 हो गया। ये आपका आंसर है। अब देखिए लसा, किसका लसा निकालना है? 12 कामा 15 और कामा 21, ठीक। 12 15 21 का लसे हो जाएगा। जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए, बाकी यहाँ 2 दूना कितना बचा? 2 गुणे 2 बचा, और यहाँ कितना बचा? 5 बचा, और यहाँ कितना बचा? 7 बचा। नीचे कितना बचा है? 7 बचा। बस ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 4 सत्ते 28, 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280। कैसे? देखिए दो गड़बड़, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 12 पचे कितना हो गया? 60 हो गया, यानी 60 गुणे 7, 6 7 42, 420 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 23 29। आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी कोई कटने वाला ही नहीं है, सब जो है अभाज्य संख्याएं ऑलरेडी। तो अभाज्य गुणनखंड में ये तो कन्वर्ट है, ये है। 17 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 17, उसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23, उसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। 29 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 29, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, ठीक। अब मैसा क्या हो जाएगा? कॉमन। मैसा देखिए किसका? 17 का और 23 का और 29 का। क्या कॉमन है बचवा? कॉमन आपका एक है, सब में एक है, बस एक कॉमन है, वही उसका क्या हो गया? मैसा हो गया, ठीक है। अब देखिए लैसा, किसका? लसा किसका निकालना है? 17 का, 23 का और 29 का। 17 का, 23 का और 29 का। तो ये हो जाएगा कितना? 17 गुणे 23 गुणे 29, एक से कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। तो 17 और 23 और 29 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 11 33 9, ठीक है, हमें याद है यही आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक। गुणा करा के 1 मिनट बर्बाद नहीं करना है। हो गया ना? 11 33 9 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 8वां 9वां 25, 8 है 9 है और 25 है, इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी लसा और मैसा ज्ञात करना है।
8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। अगर आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं तो एक के अलावा कुछ कॉमन है इसमें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कुछ भी नहीं कॉमन है। तो में ऐसा क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं कॉमन होता तो एक तो होता ही है। 8 का, 9 का और 25 का जो मैसे होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 1। ठीक, एक आया ना। अब आगे देखिए, लसे निकालना हमको, किसका किसका, 8 का, 9 का और 25 का। 8 का, 9 का और 25 का लसे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाना है, यहाँ से 25 वाटे, 25 चौका 100, 25 वाटे 200, 200 और गुणे 9, 9 दूना कितना हो जाएगा, 1800। क्या हो गया, 1800। ये आपका हो गया आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम आसान आसान सवाल है। जबरदस्त जबरदस्त बड़े बड़े क्वेश्चन आप किए हैं, इस क्या है, ये तो एकदम हलवा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, SCF यानी एक संख्या 306 है, एक संख्या 657 है, इसका जो मैसे है वो 9 है। ठीक है, तो और इसी 306 और 657 का आपको लसा ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये क्या है, मैसा है, दिया है आपको भैया, ध्यान से देखिए कि 306 और 657 का मैसा 9 है, तो 306 और 657 का लसा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, मैसा अगुड़े लसा बराबर होता है पहली संख्या अगुड़े दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो अब आप बताइए जो मैसे दिया है वो कितना है, 9, अगुड़े लैसे आपको निकालना है। ठीक, और पहली संख्या कितना है, 306, और दूसरी संख्या कितना है, 657। तो यहाँ से हो जाएगा लैसे, और ये हो जाएगा क्या, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 बचा 3, हो गया 36, 9 चौक 36, तो यानी ये हो गया 34 और गुणे 657, 34 गुणे ये हो गया कितना, 657। तो 657 में आप 34 से भाग देंगे, 4 7 28, 4 5 20, 2 22 और 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17 और 3 6 18, 19, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 9 2 11, 12 हो गया, 1 1 हो गया, 22 33 8। ये कितना आया, 22 33 8, 22,338। ये आपका हो गया आंसर। इसका क्या निकल गया, ये भैया लेसन निकल के आ गया। ठीक है, तो आप लोग समझें कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे, या गुड़ा करके बता दिए हैं। ठीक है, डाटा सब याद नहीं करते हैं, जब जो चीज़ आसानी से हो जाना है उसको याद क्या करना। चलिए देखिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर चौथा के बाद है पांचवा, उसको हम देखते हैं, फिर छठा क्या है उसको देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए भाई लोग, क्वेश्चन नंबर पांचवा, छठवां और सातवां देखते हैं, फिर ये जो है प्रश्नावली 1.1 का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन का भाव समझिए बहुत आसान है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए मतलब जो 6 है, अगर 6 पे घात 1 करते हैं तो वो 6 आता है, 6 पे घात 2 करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है, 6 पे घात 3 करते हैं तो कितना आता है, 216 आता है, और 6 पे घात अगर 4 करते हैं तो 1296 आता है। ऐसे ऐसे जब हम घात बढ़ाते जा रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में तभी 6 आ रहा है। तो वही पूछ रहा है क्या ऐसा कभी कंडीशन आएगा कि जो है 6 पे कितना घात रख दिया जाए, उस पे वो उसका मान लास्ट वाला अंक 0 मिल जाए। तो ऐसा कोई कंडीशन आ ही नहीं रहा है। जैसे देखिए, अगर 6 पे पावर n है, ठीक है, तो इसका मान आपको
लास्ट अंतिम अंक क्या लाना है, अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। तो देखिए 6 पे पावर अगर 1 करते हैं तो 6 हो रहा है, 6 पे पावर 2 करते हैं 6 36 हो रहा है, 6 पे पावर 3 करते हैं तो 216 हो रहा है, 6 पे पावर अगर 4 करते हैं तो 1296 हो रहा है। ठीक है, कैसे 6 पे पावर ये 1296 होगा, देखिए 36 गुणे 36 हो जाएगा और 36 का वर्ग होता है 1296। ठीक, तो इसका मतलब ये है लास्ट वाला जो अंक हमेशा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कभी भी ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आएगा कि उसका जो अंतिम अंक है वो शून्य पर समाप्त हो ना। लिखेंगे चूंकि 6 पर कितना भी घात रखा जाए, प्रत्येक स्थिति में अंतिम अंक, प्रत्येक स्थिति में अंतिम अंक को क्या बोल सकते हैं, इकाई का अंक, अंतिम अंक 6 ही आ रहा है। अतः 6 पे पावर n कभी भी 6 पे पावर n कभी भी अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 13 ओ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 7 गुणे 11 और गुणे इधर 13 रहेगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। आपको व्याख्या करनी है, ये भाज्य संख्याएं हैं, अगर इसको आप जोड़ते गुणा करते हैं भाज्य संख्या मिलेगी, इनको भी जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो भाज्य संख्या मिलेगी। अगर भाज्य संख्या मिलेगी तो वो क्यों मिलेगी, आपको रीजन बताने हैं। वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि देखिए 7 11 13 यहाँ 13 ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ भी देखिए ये 7 है 5 है 3 है और ये 2 है और 5 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और इसमें 6 और 4 भाज्य संख्या है, यानी दोनों मिक्स है इसमें। ठीक है, और इसमें केवल क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वही पूछ रहा है, आप चेक करके बताइए कि ये भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 7 गुणे 13 7 गुणे 11 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए एक दिन हम आपको याद करवाए थे कि तीन लगातार अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है 7 11 13, आपको बताया था 1001 होता है, याद होगा तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1014, 13 कितना हो गया 1014। लिखेंगे चूंकि 1014, अब देखिए इस 1014 का जो अंतिम अंक है वो क्या है, 4 है। तो ये क्या है, किससे किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा और कई सारी 4 1 5 1 6, ये 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 6 से भी कट जाएगा, ऐसे ऐसे कई सारी संख्या है जिनसे कट जाएगा। तो इस वजह से ये भाज्य संख्या है। लिखेंगे क्योंकि 1001 एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या, अब देखिए 2 से तो पहले कटना है, अंतिम अंक सम है। अन्य संख्या 2 3 से देखिए 1 1 2 2 4 6, जब 6 अंकों का योग कट गया
3 से तो पूरा संख्या भी कटेगा, ठीक है। 2 3 जब 2 से कट गया तो 4 से भी कटेगा, 3 से कट गया और 2 से कट गया 6 से भी कटेगा, 2 3 ठीक आदि से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, पूर्ण रूप से विभाजित होता है, यही तो रीजन है, विभाजित होता है, अतः यह भाज्य संख्या है। यह क्या है भैया? भाज्य संख्या है। यह क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यही हाल इसका होना है। देखिए इसमें क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। अब यहाँ से आप लिखिए 7 6 42, ठीक है, ये लिख लीजिए 42। और यहाँ से 2 3 6 6 5 30 और 30 चौका कितना हो जाएगा? 120, है ना। 2 3 6 6 चौक 24 24 5 120 और प्लस में 5। अब आप गुणा कराइए कितना? जीरो का ये 12 दूना 24 के 4 और 12 चौक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50 और प्लस में 5 और ये बराबर कितना हो जाएगा? 50 45, है ना। तो ये देखिए 5 4 9 5 14, ये जो संख्या है 5 से सीधे सीधे कट रहा है, एक और स्वयं के अलावा 5 से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 50 45 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, किसी अन्य संख्या जैसे 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। ये आप रीजन लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है भैया? भाज्य संख्या है, ठीक। अब हम चाहे होते हैं ये बस लिख के कह दे होते इसको भी आप लिख लीजिए, लेकिन चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन बहुत आसान है क्या? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, इसी में जो है ये हमारी सोनिया गांधी हैं, सोनिया यहाँ से ये शुरू करती हैं बहन जी, तो एक चक्कर जब लगाती हैं इनको टोटल कितने लगते हैं? 18 मिनट, ठीक है। और इसके बाद फिर एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर, हाँ, एक चक्कर लगाने में हमारे रवि किशन जी हैं, रवि, हाँ नमो तो रवि किशन वाला है, 12 मिनट लगते हैं। तो यहीं से जब ये शुरू करते हैं रवि, तो इनको जो है 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। कह रहे हैं अब ये इसे जाएंगे, हाई जो है 12 मिनट में रवि एक चक्कर लगा लेंगे और हाई क्या होगा? 12 मिनट में यहीं कहीं रहेंगे, तब तक कि 12 मिनट में यहाँ पहुँच गए रहेंगे। देखिए सोनिया 18 मिनट में लगाएगी ना, तो जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी 18 मिनट में, तो ये रवि क्या हुआ? 12 मिनट में लगा के आगे चल चुके होंगे ना, 18 मिनट आगे चल चुके हो ना होंगे ना यहाँ कहीं। तो फिर जब ये यहाँ से आगे जाएगी इनको पीछे पीछे, तो ये और आगे चल चुके होंगे, तो फिर ये पीछे पीछे जाएगी और वो आगे जाएंगे। फिर एक कंडीशन ऐसा आएगा कि मतलब ये इनके पीछे होने लगेगा 18 मिनट वाला, ठीक है, ये इनके पीछे होने लगे। फिर कहीं जाके ऐसा कौन सा कंडीशन आना है कि बारहवें जाके पहले स्थान पे दोनों एक बार मिल जाएं। तो इसके लिए इतना तामझाम नहीं करना है, बस खाली समझाने में भी समय था। तो इसके लिए आप चुपचाप इन दोनों का लेसन निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा वहीं पे जाके मिलने हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एक चक्कर, एक चक्कर लगाने में, लगाने में सोनिया द्वारा
लिया गया समय, लिया गया समय कितना है? 18 मिनट। क्या है? 18 मिनट है। अब यहाँ से देखिए, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय कितना भैया? रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है। कितना समय है? 12 मिनट। अब देखिए, जाहिर सी बात है, रवि कम लेगा भाई, ये लड़का है, ठीक है, और ये सोनिया गांधी क्या है, लड़की है, तो ये कितनों तेज दौड़ेंगे, लड़का से थोड़ी तेज दौड़ पाएंगे। अब आगे देखिए, एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है। दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय है ना, यहाँ लिख लीजिए दोबारा, दोबारा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लेस है इसका 18 और 12 का, ठीक है। तो कैसे होगा? 18 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18। फिर 12 का हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, एक 3 कॉमन हो गया, एक 2 कॉमन हो गया, ठीक है। तो लैसा किसका किसका निकलेगा? 18, 12 का कितना हो जाएगा? जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, 2 और 3 कॉमन है, और बाकी क्या बचा है? 3 ऊपर, यहाँ 2 बचा। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, ये आपका हो जाएगा मिनट। यानी कि अब ये दोनों जो है 36 मिनट बाद एक साथ आके मिलेंगे, ठीक है। अगर ये इस स्पीड से चल रहे हैं, 18 मिनट की स्पीड से और 12 मिनट की स्पीड से, तो इसी प्रारंभिक बिंदु पे दोनों चलते चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं बीच में मिलने हैं, ठीक है। कोई आगे कोई पीछे होगा, कहीं ना कहीं बीच में मिलने हैं, लेकिन प्रारंभिक स्थान पे एक साथ जब मिलेंगे तो उसी को बताना है। तो ये 36 मिनट लग जाएगा। और ऐसा सवाल जो है अगर कभी भी आए तो इसका लैसा ही निकाला जाता है। इस तरीके से जो है प्रश्नावली हमने 1.1 को 101% कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है एक और लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हम आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे कि सिद्ध कीजिए √2, √3, √4, √7 अपरिमेय संख्या है, और उसी में जो थियरम है दो, उसको भी बताएंगे। कई सारा चीज़ें बताना है, 1 घंटा लग जाएगा। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होना है, और आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की बढ़िया से बढ़िया तैयारी करिए। और उम्मीद करते हैं आपका जो हिंदी का पेपर है वो बहुत बेहतरीन गया होगा, अच्छा गया होगा, क्योंकि आपने तैयारी बहुत बढ़िया किया था। और जो तैयारी अगर नहीं कर पाए थे और थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो गया था, तो आप कोशिश ये करिएगा कि अगला वाला पेपर गड़बड़ ना हो। और जो हम आपको 9 मिनट के लिए वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सिर्फ मात्र 9 मिनट का है, बहुत सारे जानकारी वाली वीडियो है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।